अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2 दिन बात चलती रही मुल्लायत के हवाले से, और हमारा एक प्रोग्राम का थीम के 2.5 3 साल तक मदीना की रियासत बनाने का मुसलसल दावा, वो अचानक बैक फुट पे जाके, तो कुछ दिन कबल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अब उसको चाइना का निज़ाम लाने की सूझी है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और ऐसा क्यों है, कतई नज़र उस उथल पुथली तबीयत के जो मौजूदा वज़ीर आज़म का ख़ासा है। क्योंकि जब आप फोकस्ड नहीं होते तो फिर जहाँ से मर्ज़ी छलांग लगा के जिस टहनी से दूसरी टहनी पे चले जाएं, आपको कौन पूछने वाला है। वो आपकी तबीयत का ख़ासा होता है। फोकस्ड आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो, उसको पता है कि मैंने जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, मैं टारगेट कौन सा लेके चला हूँ। अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी दे और मौका दे तो वो तेज़ रफ्तारी से या सुस्त रवि से बढ़ता अपनी उसी मंजिल की जानिब है। क्यों कि समत पहले बहुत तसल्ली से और पूरी एक्यूरेसी और रेजोल्यूशन के साथ तय हो चुकी होती है। उस समत को चेंज करने की कीमत के तौर पर ऐसे बंदे को कुछ भी दिया जाए तो वो उसको कबूल करने को तैयार ही नहीं होता। क्योंकि उससे ये होता है कि उसकी सारी जो कोशिश और पिछली जमा पूंजी है वो ज़ाया हो रही होती है। क्या इमरान खान की जमा पूंजी किसी फोकस्ड मतमय नज़र के हवाले से कोई थी? हम इस पे अब क्या बहस उठाएं, क्योंकि सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक ज़माने में जब ये हाउस होल्ड की चीज़ों में इनकलाब की सूरत पैदा हो रही थी, तो हमारे घर में भी हमारी दादी के दौर के बाज़ बर्तन पीतल के और उनमें जग और कटोरे और इस तरह का, यानी उस वक्त एक पूरा वो परछतियों वाली जो सकाफ़त थी उसका बिल्कुल और हिसाब होता था। उसमें कढ़ाई, बाटी और छोटी कटोरियाँ और पीतल की छोटी थालियाँ, जो भी उस ज़माने का जिनको याद पड़ता है उनको सारों को पता होगा कि वो था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है उन्होंने चीज़ों ने चेंज होना था। ऑल द वे बिल्कुल तो नहीं होता कि आप उठा के उनको फेंक दें, लेकिन उनकी जगह पहले स्टील के बर्तन लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कच और श्रामिक्स की और इस तरह की चीज़ें आती जाती हैं। तो वो जो पीतल के टांग टांग जितने लंबे गिलास होते थे उनकी जगह पे अब वो दूसरे गिलासों ने ले ली। तो इन चीज़ों पे मेरी बेटी के साथ बात चल रही थी इसी हवाले से। तो मैंने उससे कहा कि एक बात अलबत्ता इसमें नोट कर लो कि ये बिल्कुल हमने उस पे डिस्पोजेबल बर्तनों पे नहीं जाना। घर के बर्तन डिस्पोजेबल नहीं होते, वो मांज के धो के बार बार इस्तेमाल करने, उनको रखना, उनके साथ आपकी यादें, उनके साथ आपका सिलसिला होता है। तो जब बात कुछ और आगे चली तो मैंने कहा कि उसमें एक दूसरा नुक्ता बचा ये है कि जो सोसाइटी या जो औरत अपने हाउस होल्ड में एक कप और ग्लास के साथ वफा नहीं कर सकती और वो बस एक खाने में इस्तेमाल की और वो फेंक दिए, ये जो रिवाज है, ये अगर घर की सतह पे उतर आ जाए तो वो जो बाहमी वफा और बाहमी कमिटमेंट और ताल्लुक़ के खातिर और फिर लिहाजदारियाँ रखना और फिर उनको निभाना, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अगर आप बर्तन के साथ वफा नहीं कर सके तो बंदे के साथ आपने क्या करनी है। अब यही बात आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे अप्लाई करके तो उनकी जो ज़िंदगी का चल है उसमें आप देखें तो आपको पता चल जाएगा
कि उन्होंने कौन सी समत और कौन सी डायरेक्शन थी उनके पास। वो बस पाकिस्तान एक स्विच ओवर के दौरानिए से गुज़र ही रहा था, और वो जो वफ़ादारियाँ और पींगें बढ़ाने वाले जो खोंटे थे, उनमें अब किसी न किसी सतह पे तब्दीलियाँ आ ही रही थी। तो उन तब्दीलियों में जो वो आगे चढ़ा, और जिसको शौक़ भी था वज़ारत उज़्मा का, तो बस उन्होंने कहा बस ठीक है, दोनों घरां दी आपस में बन गई, तो काम चल पड़ा। लेकिन इस सारे दौरानिए में एक है आपकी वो ऊपर वाली सतह, जिन्होंने जब ये डिसाइड किया हुआ था कि उनका माई बाप और सब कुछ जो है वो अमेरिका है, और उनका किबला तो पहले दिन से ही सऊदीया था, यानी वो तो सब नमाज भी उधर ही मुंह करके पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने जो किबला था उसी को हर सूरत हाल में जाके माथा टेकने की जगह भी बनाया हुआ था उनके सलातीन को और उनके वली अहदों को और उनके शहजाद खान को। तो वो ज़माना चलता रहा, लेकिन फिर ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आईं, और ख़ित्ते की तब्दीलियों के बारे में पब्लिक को कोई नहीं बताता। साउथ एशिया का नाम कभी कभी सुनने को मिल जाता है लोगों को, फिर सार्क की और इस खित्ते के इकोनॉमिक ब्लॉक्स की और इस तरह की कुछ इस्तिलाहें ऐसे ही कान पड़ जाएं तो पड़ जाएं किसी के, लेकिन उनके ऊपर बात कोई नहीं होती, क्योंकि आप अपने पिछले कुछ अरसे के यानी 10 साल 15 साल के आप उनका तज्जिया करके देख लें, आप अपने चैनल्स का, अपने सहाफ़ियों का, उन्होंने मौजूद मसाइल की ढोलकियाँ और डुगडुगियाँ तो ज़रूर पीटी और बजाई हैं, लेकिन उन्होंने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके अपनी पब्लिक के सामने रख के उनके मा लहू और मा अलह पे उनके साथ पहले इंफॉर्मेशन को शेयर करके फिर उनकी ओपिनियन का फीडबैक लेना, और इस तरह की जो आरा साजी का काम था वो पाकिस्तानी मीडिया ने पिछली 2-3 दहाइयों में कोई नहीं किया। असबाब उसके बहुत से हैं और होंगे, लेकिन कोई साहिब समत जो है वो अगर अपने रास्ता मुतय्यन करके उस पर चलना चाहे तो उसको कोई थोड़ी सी एक ज़ाती ज़रूर आती है उसमें कि रिकग्निशन के मसाइल आएंगे, कुछ आपकी ग्लैमराइज ना हो पाने के इश्यूज़ भी आएंगे, लेकिन आप अपने घर में और अपनी ज़ात में ज़िंदा तर रहने के लिए उस बड़े हुजूम और भीड़ से अलग रास्ता अपना लें तो कोई आपको घर से आगे नहीं निकालता, बल्कि वो जो अपना वसाइल और रिसोर्सेज के हाथ पर बैत शुदगान होते हैं, वो तो शुक्र करते हैं कि ओरिजिनल आदमी उनसे ज़रा दूर ही है, क्योंकि ओरिजिनल मौजूद होगा तो उनको अपना कद ऊपर करके फिर बताना पड़ेगा ना। अब आप ख़ुद सोचें कि अगर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने अपने आप को ग्लैमराइज करके उस ज़माने में रखा होता और वो हर चैनल पे और हर तरह के उनमें मौजूद होते, तो आधे घंटे की गुफ्तगू में लोगों ने पता चल जाना था ना कि ये मुश्ताक यूसुफ़ी हैं और ये जो हैं ये मुश्ताक यूसुफ़ी नहीं हैं। इसलिए लोग कंफर्टेबल फील करते थे कि अगर उनकी मजलिस में अगर वो नहीं है मौजूद तो अच्छा है। इसी तरह हमने पब्लिक मुशायरों में और इस तरह उबैदुल्लाह अलीम साहब को देखा कि वो जब होते थे तो फिर पता चल जाता था, जब वो आके शेर सुनाने लगते थे, बात करते थे तो समझ आ जाती थी। बल्कि एक मुशायरे में ये हमने देखा हुआ तो उस तरह से नहीं है, लेकिन हमें उन्होंने बताया, खुद अलीम साहब ही ने बताया, लाहौर के मुशायरा था और उसमें अहमद नदीम कासमी साहब ने अपनी वो गज़ल सुनाई जिसमें वो शेर था कि अब किसकी तलाश में हैं झोंके, मैंने तो दिया बुझा दिया है। तो उनके बाद या उनसे पहले उसी मुशायरे में उन्होंने उसी मज़मून से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी ये गज़ल सुनाई कि अंदर भी ज़मीन के रोशनी हो, मिट्टी में चिराग रख दिया है। तो
इसमें जो तयक्कुन और जो उम्मीद का लेवल है, और उसके कंट्रास्ट में कासमी साहब के शेर में जो सरेंडर पाया जाता है, ये चीज़ें फिर सुनने वाले महसूस भी करते हैं, पता भी चल जाता है। तो इस ज़माने में हमारे मीडियम ने किसी तरह भी पब्लिक को उस तरह साथ बैठ के, उनके साथ बात करके, उनकी इंफॉर्मेशन की सतह बुलंद करके, उनको सच्ची इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्यून करके, फिर उनका जो एक इज्तमाही एजुकेटेड फीडबैक होता है, उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड पॉलिसी साजी का कोई किरदार अदा नहीं किया। जब ये नहीं किया तो फिर जो कुछ नज़र रखते हैं उनको अलामतों से पता चल रहा होता है, लेकिन उनका कहा ना कहा बराबर है। कोई 2-3 महीने पहले एक खबर आई थी और आके यूँ इधर से आई और बस फ्लैश करके गुजर गई कि जी वो सऊदीया ने अपने पैसे वापस मांग लिए थे। तो फिर चाइना से लेके तो सऊदीया को दिए, जितने उनका जी कटो साढ़े पैसे। अब ये इतनी सी बात से ये पता चल गया और ये आइडिया हो गया कि वो जो पींगे बढ़ाने वाला और जहाज़ भर भर के चल पड़ने वाला माहौल था किसी ज़माने में, वो ख़त्म हो गया। और उन्होंने भी अपने हाथ पांव समेट लिए हुए थे, बड़े बड़े अरसे से समेट लिए हुए थे। और इसी तरह से अमेरिका में भी जो तब्दीलियां आ रही थी और उन्होंने अपने चॉइसेस जो थे वो तब्दील किए हुए थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने सी पैक के नाम पर एक सिलसिला चल पड़ा था और फिर उसने आगे बढ़ना था। इसमें जो सिर्फ एक बात जिसका खुल के कहीं इजहार नहीं हुआ और कभी बात नहीं हुई कि कहीं पे भी, और आज हमने भी क्या खोल के बात करनी है, लेकिन चाइना की जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो पहले 25-30 साल बड़ी कुठाली में से गुजर के, तो एक लर्निंग के प्रोसेस से गुजर के फिर वो ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने अपने बाज़ टारगेट्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए आज वो चाइना है। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक पॉलिसी को रोज़ाना पानी दे दे के पाला हुआ है आज, इसलिए वो अमेरिका को भी चुभ रहे हैं और आपका भी वो मलजाओ मावा बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी और उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक हायरार्की डेवलप करने में किसी सुस्त रवि का या किसी कमज़ोरी का या एकेडमिक फ्लाज छोड़ के कोई उन्होंने चीज़ें डेवलप की हैं। उन्होंने बहुत तदब्बर से गुजार के यहाँ तक आए हैं। वो इस हद तक विजिलेंट हैं कि एक दफ़ा 50s के अराउंड उनका एक वफ़द जो है वो प्रोफेसर हसीब होते थे, वो बताते थे कि वो रब्वा के साथ उन्होंने लंबा इंटरेक्शन किया और उस ज़माने के जो चाइनीज़ एम्बेसडर था वो इमाम जमात अहमदिया से ऑफ एंड ऑन मुलाकात करना ज़रूरी समझता था। और उस वफ़द ने ये तक रिसर्च की कि हम अंदर तक जाके ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों का शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम क्या है अहमदियों का, कि आपका जो कुछ भी आप पे बीत जाए, मुखालफत की जैसी भी रो चल पड़े, जो भी क़यामतें गुजरने की अपनी कोशिश कर लें, लेकिन आपकी डायरेक्शन और समत में कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये तो 50s की बात है, अब तो बहुत अरसा गुजर गया। तो उन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं वो तयन करके, उन्होंने ये तक उनमें डिसाइडेड होता था कि फ़लाँ वक्त तक हमने जो मर्ज़ी हमारे ऊपर ज़ुबानदराजियाँ होती फिरें, हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती रहें, हमने सन 2020 तक या 15 तक ये उन्होंने 30 साल पहले डिसाइड किया हुआ था कि हमने किसी से ना जंग करनी है ना लड़ाई करनी है, मतलब दू बदू नहीं होना, और हमारा टारगेट मार्केट कैप्चर करना है। जो कौम इस तरह कैलकुलेटेड मूव्स के ज़रिए जिसने दर्जा बदर्जा तदरीजी तरक्की की है, चाइना को इत्तफाकिया तरक्की नहीं मिली। चाइना ने रेजोल्यूटेड एफर्ट के साथ तदरीजी तरक्की की है।
वो आपके ऊपर इतना तो फरेफ्ता नहीं हो सकता कि जी उसको बैठे बिठाए फर्स्ट ग्लैंस लव हो गई पाकिस्तान से, और जनाब वो ये मुल्कों की बात है, ये कोई लड़का लड़की किसी बस स्टैंड पे नहीं है कि उन्होंने आंखें चार हुई हैं तो फैसले कर लिए हैं। ये मुल्कों की बात हुई है, और मुल्कों में भी ब्लॉक्स की बात हो रही है कि फ्यूचर में क्या शक्ल बननी है, कैसे चलना है, क्या होना है। तो एक तो जो अपनी कौम के साथ इखलास और अपनी पब्लिक में जड़ें उतार के मोहब्बत करने वाले और उनके मरने मरने वाली पॉलिटिकल लीडरशिप ना हो, उनके ऊपर चाइना ने क्या डिपेंड करके करना था। लिहाजा ये जो सी पैक आया था, ये आया ही इस्टेब्लिशमेंट या मिल टैब्लिशमेंट की गारंटीज़ के ऊपर था। ठीक है, उसका नाम तुम कोई अच्छा सा रख लो, अपने वीराने का नाम, वो उसका पॉलिटिकल नाम भी था, उसमें आपके वज़राए ख़ारजा ही जाते थे और आपके वो वज़ीर आज़म भी, और फिर वो वफूद के तबादले और कल्चरल एक्सचेंज। और अब तो वो पिछले दिनों मैंने वहाँ से देखा कि जो बैंक कार्ड की तस्वीर मंगवाई किसी दोस्त से, इस तरह जब मैं आया था तो उस वक्त उस पर वो अंग्रेज़ी में लिखा होता था। अब जो बैंक कार्ड इशू करते हैं अपना एटीएम वगैरह, उसके ऊपर अब चाइनीज़ ज़ुबान में भी साथ ही लिखा होता है कि वो दैट इज़ इक्वली गुड इवन इन चाइना। और मतलब अब वो चीज़ें ज़ुबान लिसानियात की सतह पे भी उतर आई हैं। तो पहले तो अर्ज़ ये कर दें कि वो मदीने का मॉडल जो था ना, वो आपको बताया गया था आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए, और आपकी उस वक्त की जो मुलायत ही, ज़ाहिर 2 दिन हमने बात की है, मुलायत इतना बड़ा ख़तरा, इतनी बड़ी थ्रेट और इतनी बड़ी फाइट बैक और बाइट बैक करने वाली क्या अब मज़ीद एक लफ्ज़ बीस्ट भी आ रहा था, लेकिन उस दरिंदगी का नाम मैं अभी नहीं लेता फ़िलहाल। तो वो इस तरह की पावर है जो हाथों से क्लोनिंग करके बनाई गई है, लेकिन अब वो पलट के काट रही है। अब जब पलट के काट रही है तो आपने देख लिया कि सिर्फ जो ज़रब अज़ब था उसमें कितनी जानें कुर्बानी देनी पड़ी, कितनी तमाशे लगे कि वो जो फ़ौजियों की और मुलायत की लड़ाइयाँ थी उनको तो ज़रा साइड पे रखें, वो जो पब्लिक हैंग की जाती थी, वो हम जब जाते थे ज़ियाउद्दीन साहब की तरफ तो फिर वो अभी इस कदर जब सूरत हाल होगी कि थोड़ा पैदल सवात में या उस इलाके में चला जा सके, तो वो ज़ियाउद्दीन मुझे एक दफ़ा दिखाने लेके गए कि चादरें देखनी थी और शहर देखना था, ये गर्म शालें कहाँ से मिलती हैं, बनती कहाँ से, जैसे साइट सीन का अंदाज़ होता है। तो फिर कहते बट साहब ये है वो चौक जिसमें लोग लटकाए जाते थे, इस चौक में इधर लाशें लटकी रहती थी। फिर वो भी हुआ कि जैसे वो सवात कॉन्टिनेंटल जो वहाँ का बड़ा होटल था, उसके जो अफजल साहब खान साहब थे, बड़े शरीफ और नफ्स किस्म के, बड़े मिलनसार। हम तो एक दो दफ़ा सिर्फ उनके होटल में ही ठहरे, लेकिन वो तो ऐसे कमरे में आके लगता नहीं था कि ये होटल के मालिक हैं, लगता था कि यहाँ के कोई मुलाजिम है। इतनी इनकिसारी के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ मिलना बैठना। अच्छा, आप वहाँ से आए, और सिर्फ हमसे नहीं, सबसे ही, जो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम में जब NGOs के लोग जाते सबके साथ, मगर बस एक दिन मार दिए गए। वो जो पब्लिक ने टॉल पे किया है उसका, वो तो सबके सामने है ना। लेकिन यही सवात होता था, यहाँ पे कैंपिंग होती थी जहाँ से लोग जा के करते थे, उनको कोई ख़तरा नहीं हुआ करता था। तो वो जो आपका रिलीजियस कंकॉक्टेड किस्म का सेंटिमेंट था, उसके साथ बना के रखने, उसको साथ लेके उसकी सपोर्ट लेने के लिए, उसको उसकी जो नुइसेंस वैल्यू है उसको एनकैश करवाने के लिए, वो आपको मदीने की रियासत बनाने का फीडर पिलाया गया काफ़ी अरसा। लेकिन अब जाहिर है वो उसका वक्त ख़त्म हो चुका था, क्योंकि बन नहीं रही थी। बननी थी मदीने की रियासत टॉलरेंस से, पीसफुल डायलॉग का माहौल इस्टेब्लिश करने से, और गैर जानबदार किस्म का अदल नाफिज करने से, सबके हुकूक इक्वल राइट्स को आम करने से,
और फिर जब कहीं फैसला करने का वक्त आए तो उस वक्त पूरे इंसाफ का चलन आम करने से, और जब हुकूमत करनी हो वाइज़ा हकम तुम बैन अन्नास तो फिर फ़अदिलू, अदल के साथ करनी है। ये काम ये करते तो मदीने की रियासत बनती ना, मगर इन्होंने तो एक्सट्रीमिस्ट को वो हैं संगो खश्त के संगो खश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद, उससे वो सेटअप तो सामने आ सकता है कि जिसको देख के तो अहले मक्का भी शर्माएंगे, यार अच्छा ये अजीब लोग हैं। मदीने की रियासत आपने कहाँ से बना लेनी थी? तो वो मैंने पिछले एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि वो आप उसके कुछ डोंट्स थे, कर ना कर वाली किस्म के, वो डू नॉट्स जो हैं उनका तो आपने लिहाज किया, उनको तो आपने मिट्टी पलीद करके रख दिए, जूतियों समेत आप उन डोंट्स के ऊपर चलते फिर रहे हैं। तो मदीने की रियासत कहाँ से बना लेनी थी आपने? वो नहीं बननी थी। खैर शुक्र है, लेकिन आपने वो फीडर तो तोड़ दिया कम से कम, ये बयान आके तो वो फीडर टूट गया, दूध उसमें भी नहीं था, वो बस ऐसे ही बच्चे के मुंह में दिया हुआ था और था कुछ नहीं। और जो जो वजूद था उन फीडर को पीने वालों का, उनकी जो पसलियाँ निकल के दिखाई दे रही हैं, और जो इसमें भूख और अदम दस्तयाबी रोज़मर्रा अशिया की, वो जो वजूद है पूरा आपका माशरती और कौमी और इंसानी स्टफ़ का जो वजूद है, वो अब रवांडा के बच्चों की तरह का जो नज़र आना शुरू हो गया जगह जगह से, और जिस तरह के अब वाक़यात ने वहाँ पर एक चेन बना ली है। अब ये जो कश्मीर वाला वाक़या है, इसको ये नहीं है कि हमें उस पर बात करने के लिए ज़ुबान लड़खड़ाती है, समझ नहीं आती कि इस सतह पर उतर गए हैं और अब इस सतह तक पहुंच चुके हैं, और रियासत को पता नहीं कौन से काम हैं। आप यहाँ आज मैं एक सवाल वैसे करूँगा कि वो चीफ साहब को तो कोई मतलब जब भी वो समझते हैं कि जहाँ वो आएगा सवाल, हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे, और वो उसमें जब कभी कोई मसला आता है तो साथ ISPR भी आ जाता है, फिर फलां भी आ जाते हैं, फलां सब नज़र आते हैं आपको। जब इंसान की इस सतह की 4 साला बच्ची की तजलील और इस तरह की वो वीडियो वहाँ पे चल रही है, आप लोगों को नींद कैसे आ जाती है? उस वक्त आपका डेकोरम जो है वो आंसुओं से क्यों नहीं भीग जाता? ये वो बेहिस्सी है जिसने अब हुकूक, वकार, मईशत, मुआशरत और ह्यूमन वैल्यूज़ के डेथ नेल साउंड कर दी है, और आपको नज़र ही नहीं आ रहा। अब बनाने जा रहे हैं आप चाइना मॉडल। इसमें पहला तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि आप चाइना मॉडल नहीं बनाने जा रहे, चाइना मॉडल बनने जा रहा है। आप उसको तदरीजी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस करना कर रहे हैं, दैट्स इट। तो वो आप ही के लेवल पे के काम है। जो वक्त वो चाइना पूरा मॉडल बन जाना है, उसके भी कुछ, जिस तरह मदीने की रियासत के कुछ डोंट्स थे, चाइना के निज़ाम के कुछ डूज हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। चाइना ने जो ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट जिसकी गारंटी आपकी अफवाज और आपकी दिफाई फोर्सेस हैं, बेसिकली ये सियासतदानों की गारंटियों पे चाइना ने इतने पैसे लगाने थे यहाँ पे, वो तो अब जाहिर है। लेकिन अब बताएं पब्लिक को, ये 22 करोड़ बंदा है, इसने इधर ही रहना है, इसने कहाँ जाना है? आपको छोड़ के, मुल्क छोड़ के कहीं जा रहे हैं ये लोग? और इन्होंने कर भी क्या लेना? ये अगर इनकी हिस्सियात ज़िंदा होती हैं और ये एक फोकस्ड इनिशिएटिव लेके अपने अंदर वो जमहूरी कदरें और आइनी कदरों वाली और इंसानी कदरों वाली कौम होती, और ये अफराद और ये ह्यूमन स्टफ़ इस काबिल आपने छोड़ा होता, तो ये 4 साल बच्ची की जब इस तरह करके जो उसकी बात आ रही है, तो ये उठ के तबाही ना फेर देते आप लोगों की सोसाइटी की कि ये हरकत क्या हुई।
ये वो नहीं है, इन्होंने आपको कुछ नहीं कहना, और आपको भी इस बात का पता है और चाइना को भी इस बात का पता है। इसीलिए तो वो पब्लिक के साथ नहीं कोई भी नेगोशिएट वहाँ पे कर रहा। शहजादे जो वली अहद होते थे वो कहाँ पब्लिक के साथ। मैं एक दफ़ा दुबई के एयरपोर्ट पे आया तो उन्होंने कोई बकबक जैसे उनकी शुरू कर दी, तो दरमियान में कोई 15 घंटे का स्टे था। तो मैंने होटल से कॉल मिला के तो उसको अपने पाकिस्तानी एम्बेसी को कहा कि जदों ये जाते ने इतने शहजादे तुहाडे रहीम यार खां, तो तुमने सड़कों पे इनकी जीपों को हाथ हिलाने वाले लोंडे हमारे खड़े किए होते हैं, इन्होंने नहीं कि कौन दसेगा कि जब हम यूएई में हो तो आप लोगों ने भी तमीज़ से बात करनी है। इन बातों को कौन, इस तरह का अगर कौम के लिए इस तरह स्टैंड लेने, वो लद गए लोग। अब डीलों वाले बचे हैं, वो जो थे ना आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले, वो स्टफ आपने कहाँ रहने दिया है? उसको तो आपने चुन चुन के देश निकाला दिया है। इसलिए अब जिस चाइना का निज़ाम आप बकौल आपके आप लाएंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो आएगा, आप अपना बयान वापस भी ले लें तब भी वो आएगा। दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। उसके कुछ डूज हैं वो अब आपको करने पड़ेंगे। उसने आपके क्योंकि उसको चाहिए एक तो करप्शन फ्री इंटरेक्शन चाहिए, सोशियो पोलिटिकल, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल सर्कल्स में जो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का की डोमेन है, उसमें वो क्योंकि उनका वो मैचिंग हो नहीं सकती, सिंक्रोनाइज नहीं हो सकेगा। वो अगर चाइना के सिस्टम की आप सॉफ्टवेयर इधर लगाएंगे इंस्टॉल, तो इसमें जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होगा उनकी सीढ़ियाँ खुलेंगी नहीं, वो प्रोग्राम चलेंगे ही नहीं आपके पास। इसलिए पहली ज़रूरत वो हो गई। दूसरी अमन आमा, और अमन आमा को सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त जो है वो मुल्लायत से है। ये जो पिछले 2 प्रोग्राम थे ना, मुझे इनसे, इनकी दाढ़ियों और इनके अमामों से कोई इख्तलाफ नहीं है। आयतें भी जो ये पढ़ते हैं वही आयतें हम भी पढ़ते हैं, लेकिन उसने जो मेंटेलिटी बना ली है, वो जो अंदर अंदर जड़ों के ज़रिए सरायत करके, वो आज एक खातून की वो वीडियो वायरल हुई थी कि वो हमारे घर आई तो कहती हैं चूड़ी तो अड्डल कम कर दी, तुम ये कौन सब्जी कटवाते हो तुम इनके साथ। ये जो माहौल है ये चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये उसके डूज हैं, उसने अपने इलाके में कर लिए हैं। आप वहाँ का बताते नहीं है ना, वहाँ पर तो अगले कुरान शरीफ की जहाँ दिल चाहे तो कहते थे यहाँ इतने तुम पढ़ भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। यहाँ पे आप लोग वो सारा कुछ किया, वो इधर कभी बातें नहीं हुई हैं ना आप, क्योंकि वो सूट नहीं करती हैं, पोलिटिकली सूट नहीं करती हैं। फ्रांस का जो बाइकाट है वो पोलिटिकली सूट कर रहा है। चाइना में क्या हो रहा है उसका जिक्र करना वो आपको पोलिटिकली सूट नहीं कर रहा है इस वक्त। लेकिन उसने वो टुरदे जाते टगे को सोटी नहीं मारेगा, लेकिन जो वाघ चीरने वाले घोड़े हैं उनकी वो कौंचे काटेगा या आपसे कटवाएगा। हर 2 सूरतों में वो जो चाइनीज़ निज़ाम के डूज हैं वो नज़र आ रहे हैं अभी से। हमारे एक दोस्त ने अभी चाइनीज़ एम्बेसडर की जब पोस्टिंग हुई तो मुझे फ़ोन किया, कहते हैं देखो जी ये जो नया सफ़ीर है चाइना का वहाँ पर, उसकी प्रोफाइल देखें कि वो इतने बड़े सूबे का गवर्नर, और इस प्रोफाइल का बंदा जब चाइना में का एम्बेसडर आके लगाया जा रहा है इस्लामाबाद में, तो अकल वालों के लिए तो इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। तो वो उन्होंने उसको कहा कि हिज एक्सीलेंसी जो हैं वो सफ़ीर ही क्या, वो तो ऐसे लगता है कि बस आप क्या कहें। तो जब ये अभी ज़ाहिर है कुछ लफ्ज़ हमें भी रोकने का मतलब है कि आप एक लेवल पे तय कर चुके हैं, सब कुछ है, उसी तरफ बात जानी है, लेकिन उसकी भल सफाई जो है वो अगर आप कर लेंगे तो थोड़ा बहुत डेकोरम बच जाएगा। अगर उन्होंने खुद की तो फिर आप वो जो सोवरेनिटी लिए फिरते हैं, वो बीन बजाते हैं, फिर उसमें से फिर आप फूके तो बहुत मारेंगे सोवरेनिटी की, परली तरफ से आवाज़ें नहीं निकलेंगी।
तो ये है अब सूरत हाल जिधर बात जा रही है। तो इसमें पब्लिक जितना अपने आप को खुद बचा के रख ले, जितना अपनी ज़रूरियात का खुद लिहाज कर ले, और वो कम अज़ कम अपनी ज़ाती कैपेसिटी में अब मुल्लायत को नो कहना शुरू करें। और आप वैसे मौलवी को पाले रखें, लेकिन पब्लिक अफेयर्स में जब दखल दे तो वहाँ आपको कुछ थोड़ा बहुत सीधा होना पड़ेगा। उम्मीद आपसे कोई नहीं है, लेकिन या आप खुद पब्लिक की नो को सपोर्ट करें और मौलवी की जो नॉनसेंस इंटरफेरेंस है उसको रिबट करें और स्नब करें। अगर आप नहीं करते तो इट इज़ ए मैटर ऑफ मंथ्स, उसके बाद आपको कहा जाएगा तो आप करेंगे भी। आप तो पेरोल पे होंगे, आप करेंगे क्यों नहीं करेंगे आप? ये है जनाब अब आपकी सूरत हाल। आप अभी भी थोड़ा बहुत अपना वो जो पोस्टिंग्स और अपने ओहदों का डेकोरम बचाना चाहते हैं तो आप पब्लिक की साइड पे आके खड़े हो जाएं। आप पपेट की तरह बिहेव करने पे यही अगर आपके सामने है, आप मुल्लायत की साइड पे खड़े नहीं, करना आपको यही पड़ेगा। दिस इज़ योर फ्यूचर। फी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। रहे वो शोख कि जो बज़्म जहां की रौनक है। हमारा क्या है, अगर हम रहे ना रहे, यही कुछ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।